दोस्तों, पहले अमित शाह और अब राहुल गांधी का अचानक बिहार पहुंचना क्या बिहार की सियासत को लेकर बड़ा संकेत दे रहा है? इसके अलावा सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार ने अपने खास दूत को लालू यादव के पास मिलने के लिए भेजा? दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर या फिर ये कह लें पिछले 48 घंटे के अंदर बिहार की सियासत में जबरदस्त गर्मी आ गई है। हालांकि इस गर्मी के बीच राहुल गांधी की एंट्री ने इस पूरे मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। सबसे पहले मैं आपको ईद को लेकर जेडीयू की तरफ से या फिर ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार की तरफ से उस दूत के बारे में बताती हूं जो कि लालू यादव से मिलने गए हैं। दोस्तों, जेडीयू के नेता और एमएलसी हैं गुलाम गौस। ये वो शख्स हैं जो कि जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के तो करीबी हैं ही, साथ में लालू यादव के भी बड़े गुड बुक्स में माने जाते हैं। ये लालू यादव के घर गए ईद की बधाई लेने के लिए। अब बड़ा अजीब लगता है सुनने में, ईद की बधाई लेने के लिए कोई किसी के घर थोड़ी जाता है। ईद की बधाई देने के लिए लोग किसी के घर जाते हैं। लेकिन जेडीयू के एमएलसी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जो कि लालू यादव के भी गुड बुक्स में है, वो लालू यादव के पास गए मुलाकात करने के लिए। मुलाकात में बात क्या हुई और इस मुलाकात के पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आगे आपको समझाती हूँ। दोस्तों, अमित शाह का एक बेहद महत्वपूर्ण बिहार दौरा हुआ है अभी, जिसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। बिहार में अगर आप देखें दोस्तों, तो बीजेपी जरूरत से ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है। वक्त से पहले ही बीजेपी सक्रिय हो गई है। अमूमन अमित शाह इतनी जल्दी चुनाव को लेकर जब बैठकें करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई खास रणनीति के तहत यहां पर काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बैठकें अमित शाह ने कई महीनों पहले महाराष्ट्र में शुरू कर दी थी और अब अमित शाह ने बिहार में जाकर न केवल बैठकें की, बल्कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में कुछ ऐसा बोला जिसके बाद नीतीश कुमार की शायद टेंशन बढ़ गई है। ये तस्वीर आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में देखी होगी दोस्तों। 20 मिनट के आसपास एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे वो स्वयं नीतीश कुमार हों, या फिर अमित शाह जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अलावा चिराग पासवान, जितनी भी पार्टियों का एक तरह से समावेश है बिहार में एनडीए के अंदर, सबको बुलाया गया। लेकिन ये बैठक मात्र 20 मिनट चली। सुनने में ये आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर ये है कि बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने अपने सहयोगियों से कह दिया कि आपको कितनी सीटों में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस किस सीट पर आपकी पार्टी का दावा है, एक बंद लिफाफे में वो जानकारी हमको दे दीजिए। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों चिराग पासवान तो बंद लिफाफा दे सकते हैं, जीतन राम मांझी भी बंद लिफाफा दे सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी पार्टियां नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बंद लिफाफा देते हुए अमित शाह से बड़े अजीब लगेंगे। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक के आसपास का वक्त हो गया है बिहार की सियासत में एकमात्र सबसे बड़ी धुरी बने हुए हैं और उनकी मौजूदगी में ये कहा जाए कि बंद लिफाफे में दे दीजिए, वो बंद लिफाफा फिर दिल्ली जाएगा, लिफाफा खुलेगा, फिर उसके बाद चर्चा होगी कि इनको ये सीट दी जाए कि नहीं दी जाए। बेसिकली आप जानते दोस्तों, बीजेपी का चुनाव लड़ने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है। वो हर सीट पर अपने सर्वे कराती है, फिर बताती है कि आपका ये कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, यहाँ आप हमारा कैंडिडेट उतारिए। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बल्कि सुनने में भी आया था कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाकायदा बता दिया गया था कि ये कैंडिडेट आपका इस सीट पे नहीं जीतेगा। तो कहने वाले ये भी कह रहे थे कि कहने को ये एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं या फिर अजित पवार के कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी तय कर रही है कि आपको कैंडिडेट भी कौन उतारना है। तो इस तरह की जोर आजमाइश दोस्तों चिराग पासवान के साथ तो चल सकती है, हो सकता है जीतन राम मांझी के साथ भी चल जाए, लेकिन नीतीश कुमार कैसे ये सब बर्दाश्त करते? उसके बाद आग में घी डालने का काम कर दिया अमित शाह के इस बयान ने। दोस्तों, अमित शाह ने जिस रैली में नीतीश कुमार मौजूद थे और नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि 2 बार उनसे गलती हो गई है, अब वो दोबारा साथ नहीं छोड़ेंगे और वो एनडीए का ही साथ देंगे, उस रैली में अमित शाह ने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद नीतीश कुमार के सहयोगियों को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, अमित शाह ने बिहार के इस दौरे में साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग में कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 2025 में बिहार में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को बिहार के विकास का एक और मौका दीजिए। अब मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अमित शाह। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि एक तरह से नीतीश कुमार को आगे कर रहे हैं सीएम कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन ये बात तो एग्जैक्टली महाराष्ट्र जैसी है।
मुझे अब याद आ रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस वक्त एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे या सीएम कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसको लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी। एक कार्यक्रम था जिसमें पत्रकारों ने, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मौजूद थे, और देवेंद्र फडणवीस से पूछ लिया कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद। तो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया हमारे मुख्यमंत्री तो ये हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ। लेकिन हुआ क्या, चुनाव के बाद चुनाव पूरा महाराष्ट्र में एनडीए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को न केवल सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि एक अपमान का घूंट पीकर डिप्टी सीएम वो बन गए, और आज भी वो उस अपमान का घूंट पी रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एग्जैक्टली यही चीज तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में की थी कि नेतृत्व एकनाथ शिंदे का दिया था, लेकिन बाद में स्थितियां पलट गई, और यही काम क्या बीजेपी बिहार में भी करने जा रही है। लेकिन बीजेपी ये जानती नहीं दोस्तों कि ये एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जो चाहे इसके साथ रहे या उसके साथ रहे, कुर्सी सीएम की उन्हीं के पास रहती है। और इसके बाद एक घटनाक्रम हुआ, अमित शाह के इस बयान के बाद एक घटनाक्रम हुआ कि जेडीयू में बेहद नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले गुलाम गौस चले गए लालू यादव से मिलने के लिए, और लालू यादव से वो बधाई लेने के लिए चले गए। दोस्तों अब इसको दो तरह से लिया जा सकता है। एक, नीतीश कुमार बीजेपी से बार्गेन करना चाह रहे हैं कि देखिए आप इकलौता विकल्प नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार सच में चाहते हैं कि लालू यादव से बातचीत करके मामला आगे बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिहार में सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। राहुल गांधी लगातार बिहार को लेकर जबरदस्त तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि राहुल गांधी ने बिहार में बीजेपी से पहले ही यहां चुनाव की तैयारियां कर ली है। अभी इस साल को केवल 3 महीने हुए, मार्च खत्म हुआ है, अप्रैल लगा है, और दोस्तों देखिए इन 3 महीनों में राहुल गांधी ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में लगातार बैठकें कर रहे हैं। बिहार में उनकी मौजूदगी है। 7 अप्रैल को एक बार फिर से जो संविधान बचाओ आंदोलन है उनका, उसको लेकर वो एक बार फिर से बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि चुनाव के मद्देनजर न केवल कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, बल्कि कन्हैया कुमार की एक बाकायदा यात्रा भी शुरू कर दी गई है। अभी जो यात्राएं होती हैं दोस्तों, इससे नुकसान कुछ नहीं होता है, फायदा ही होता है। मतलब अगर ये कहें कि कन्हैया कुमार के सड़क पर उतरने से क्या कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान का तो कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। हालांकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के अंदर भी बिहार में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। जैसे दोस्तों राहुल गांधी जब बिहार आए और उन्होंने तमाम बिहार के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत की, तो तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हुई, लालू यादव से मुलाकात उनकी नहीं हुई। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि ये खालिस कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात थी, लेकिन ये बात भी सही है कि ये सवाल अगर एनडीए से पूछा जाएगा कि क्या चुनाव के बाद उनके सीएम नीतीश कुमार होंगे, तो ये सवाल इंडिया गठबंधन से भी पूछा जाएगा कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आपत्तियां नहीं होंगी, सिर्फ इसको छोड़कर कि एनडीए या फिर बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है कि देखिए तेजस्वी यादव के परिवार वालों पर तो भ्रष्टाचार के इतने सारे केसेस चल रहे हैं और ये भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इन केसेस के चलने के बावजूद भी तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार की सियासत में स्थापित कर चुके हैं और लगातार नैरेटिव बना रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो टायर्ड और रिटायर्ड हो गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और तस्वीर अमित शाह और नीतीश कुमार के मंच की देखने को मिली। दोस्तों अमित शाह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और खुद सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद थे। एक महिला मंच पर आई तो नीतीश कुमार ने बड़ी अजीब सी हरकत की, और अब देखिए अमित शाह भी बड़े अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह भी नीतीश कुमार का हाथ नीचे कर रहे हैं और नीतीश कुमार महिला का हाथ पकड़ने लगे, उनको कुछ इस तरह से कंधा पकड़कर सीधा करने लगे। और अगल बगल जितने भी लोग थे नीतीश कुमार के, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे अमित शाह हो, थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। और दोस्तों नीतीश कुमार का ये जो व्यवहार है ये अब रोज की बात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जब राष्ट्रगान में नीतीश कुमार लोगों से बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो बड़ी अजीब सी स्थिति थी। तब भी बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि क्या नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है। हालांकि हम तो ये चाहेंगे नीतीश कुमार हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव आते आते, जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और शायद बीजेपी जानती है कि कहीं सीएम कैंडिडेट घोषित करते हुए नीतीश कुमार को आगे करते हुए उसको फायदा कम और नुकसान ज्यादा ना हो जाए। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश कुमार के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इतने सालों में एक अदद नेतृत्व तक तैयार नहीं किया बिहार में। सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ रहे, एक बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसा नेतृत्व बीजेपी कभी दे ही नहीं पाई।
और यह संकट बीजेपी के सामने एमपी में भी आने वाले वक्त में खड़ा होगा और राजस्थान में भी खड़ा होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये संकट बीजेपी में है। दोस्तों, इस विश्लेषण के साथ आप कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया दोनों अपने अपने डिलेमा से गुजर रहे हैं, लेकिन डिलेमा ज्यादा एनडीए में इसीलिए है क्योंकि पार्टियां ज्यादा है। दूसरा, सीएम कैंडिडेट को लेकर चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, इसको लेकर नीतीश कुमार बहुत फर्म दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।